नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में याद करेंगे रफ़ी साहब को। रफ़ी की यादें तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। आज रफ़ी साहब की 44वीं पुण्यतिथि है, तो आज उनके 44वीं पुण्यतिथि पर उन्हें हम याद कर रहे हैं। रफ़ी साहब को कौन नहीं जानता। भारतीय हिंदी सिनेमा जगत के एक मशहूर सुप्रसिद्ध सुरों के सम्राट बेहतरीन गायक रहे थे रफ़ी साहब। रफ़ी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका पूरा नाम मोहम्मद रफ़ी, जिन्हें हम प्यार से रफ़ी साहब कहते हैं। तो रफ़ी साहब के अगर जन्म की बात करें तो रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 सुल्तानपुर कोटला अमृतसर पंजाब में हुआ था। और हम बात करें रफ़ी साहब की तो रफ़ी साहब बचपन से ही उनके अंदर कुछ अलग प्रवृत्तियाँ थी। वो गरीब थे, उनका परिवार गरीब था और किसी तरह उस समय उनके जीवन का गुजारा होता था। उनके एक बड़े भाई थे जिनकी नाई की दुकान हुआ करती थी, तो रफ़ी साहब भी उस नाई के दुकान पर जाते थे और उस नाई के काम में दुकान पर हाथ बटाते थे। और उसी नाई के दुकान जहाँ से होकर एक रास्ता गुजरता था और उस रास्ते से होकर एक फ़कीर अक्सर गुजरा करता था और कुछ न कुछ गाते हुए गुजरा करता था। रफ़ी साहब उसको जब गाते हुए सुनते थे तो रफ़ी साहब भी उसके पीछे हो जाते थे और उसके गाए हुए गीत को गुनगुनाने लगते थे। इसी तरह गाते गुनगुनाते फ़कीर की आवाज़ सुनते हुए रफ़ी साहब के अंदर गायकी के प्रति यानी गाने के प्रति दिलचस्पी जगी और धीरे धीरे उनके अंदर रुझान आया और वो गाने लगे। यहाँ तक कि जब बाल का वो काम करते थे, बाल की कटाई का काम क्या करते थे, तो जो भी ग्राहक आते थे उनको वो गीत सुनाते थे, बहुत तारीफ मिलती थी। रफ़ी साहब के इस गुण को देखकर उनके बड़े भाई बहुत प्रभावित हुए। बाकी के लोग, उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो गायकी के क्षेत्र में जाएं, क्योंकि वो उस समय का बात था जब गायकी अच्छा नहीं होता था। 1933 और 37 का ये वक्त था जब रफ़ी साहब के बड़े भाई ने उन्हें ये सब कुछ देखा कि इनके अंदर हुनर है। तो 1941 में एक लाहौर रेडियो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में कुंदन लाल सहगल आने वाले थे। उनका एक कार्यक्रम था लाहौर स्टूडियो रेडियो स्टेशन में, लेकिन उस कार्यक्रम में बिजली गुल होने के कारण रफ़ी साहब वहाँ भी गए हुए थे। जब सुने कि कुंदलाल सहगल आए हैं तो उनके भाई और वो सभी गए हुए थे देखने के लिए, लेकिन बिजली गुल होने के कारण कुंदलाल सहगल ने मना कर दिया कि मैं अभी नहीं गा सकता। ये शुभ अवसर देखकर उनके बड़े भाई को बहुत अलग फीलिंग हुआ और सभी से कहा कि आज मेरा छोटा भाई रफ़ी गाएगा। और फिर वो रफ़ी साहब पहली बार उस पर यानी सार्वजनिक रूप से स्टेज पर अपना बेहतर प्रदर्शन किया, यानी कि वो गाए और सबका ध्यान आकर्षित हो गया। उसी समय एक संगीतकार थे श्याम लाल सुंदर, तो श्याम लाल सुंदर ने रफ़ी साहब को गाते हुए देखा और तुरंत उन्होंने अपने फिल्म में साइन कर लिया। 1944 में उनकी पहली फिल्म आई, पंजाबी फिल्म में संगीतकार श्यामलाल सुंदर ने उनको मौका दिया और गुलबलोच जो फिल्म थी पंजाबी फिल्म, और रफ़ी साहब 1944 के बाद निकल पड़े एक यात्रा पर और बाद में नौशाद साहब ने उनका हाथ थामा और फिर रफ़ी साहब अपने गायकी के सफ़र पर निकल पड़े और 1943 के लगभग वो मुंबई भी आ गए और मुंबई आने के बाद वो 44 में उनकी फिल्म में वो गाने लगे। तो इस प्रकार रफ़ी साहब की यात्रा शुरू हुई, लेकिन रफ़ी साहब की यात्रा बहुत लंबी थी, क्योंकि 1950 के दशक के बाद रफ़ी साहब एक से बढ़कर एक गीत गाने लगे। इनको हमेशा ऑफ़र आने लगे और नए नए संगीतकार को बहुत पसंद आए और सभी संगीतकारों ने इनको अपना स्थान दिया, चाहे वो शंकर जयकिशन हो, मजरू सुल्तानपुरी हो या हसरत जयपुरी हों और मजरू सुल्तानपुरी हों। उनका हमने
आपका स्मरण किया। शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर, आर.डी. बर्मन, सचिन देववर्मा, ये सारी चीज़ें हैं जो सारे संगीतकार इनको मौका पर मौका देते चले गए। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कैसे भूल सकते हैं, यानी सबसे अधिक गाना गाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के फिल्म निर्देशन में रफ़ी साहब ने। और लक्ष्मीकांत इनके और प्यारेलाल इनके सबसे बड़े मित्र थे। दोनों में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था। रफ़ी साहब का दौर निकल पड़ा 1960 के दशक के बाद। रफ़ी साहब का गायकी चमकने लगा और एक सुपरस्टार सिंगर बन गए। रफ़ी साहब का वो दौर कौन भूल सकता है जब पहली बार उनको फिल्म सूरज के लिए राष्ट्रीय अवार्ड मिला। वो गाना था बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये गाना रफ़ी साहब ने गाया और उनको पहली बार राष्ट्रीय अवार्ड मिला। फिल्म दोस्ती के गाने 1964 में एक फिल्म आई थी दोस्ती, और उस दोस्ती के फिल्म में सारे संगीतकार गाने दिए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और उस फिल्म का सारा गाना सुपर डुपर हिट रहा था। उस गाने में एक गाना था चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे आवाज़ मैंने दूंगा। रफ़ी साहब को इस गाने के लिए दूसरी बार राष्ट्रीय अवार्ड मिला और उसके बाद आगे के साल में उनको भी अवार्ड मिलता चला गया। ये कई अभिनेताओं की आवाज़ पर हैं, जिनमें हम बात करें तो दिलीप कुमार से लेकर देव आनंद, राजेंद्र और शशि कपूर, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना, जितेंद्र, और ये सभी अभिनेताओं की ये आवाज़ बनी, क्योंकि मनोज कुमार रफ़ी साहब को सब संगीतकार, सब निर्देशक लेना चाहता था। और 1970 तक उनका एक अलग कम्युनिकेशन था। 1970 के बाद इसी तरह वो हज करने के लिए चले गए थे और 5 वर्ष तक उन्होंने कोई गाना नहीं गाया। और इधर धीरे धीरे एक नए सिंगर के रूप में, यानी पहले तो वो अभिनेता और सिंगर थे, हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार जी की, और फिर दोहरी भूमिका बतौर सिंगर के रूप में उभरे। जब रफ़ी साहब फिल्म इंडस्ट्री से 5 साल दूर रहे, वो हज करके आए, तो कुछ ऐसे सुझाव दिए गए कि अब आप गायकी नहीं कर सकते। इसी कारण वो 5 सालों तक हज करने के बाद वो गायकी की ओर रुख नहीं किए। लोगों को अचरज हुआ कि रफ़ी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो 5 साल के बाद 1977 के लगभग वो फिर दोबारा आए फिल्म इंडस्ट्री में, और फिर उनको तीसरा राष्ट्रीय अवार्ड मिला, और वो गाना था क्या हुआ तेरा वादा। इसके लिए उनको तीसरी बार राष्ट्रीय अवार्ड मिला। तो इस प्रकार रफ़ी साहब 1977 से लेकर 80 तक गाते रहे, और उसी दौरान कई फिल्में आई, जैसे कि लैला मजनू के गाने गाए जिनमें ऋषि कपूर थे। तो रफ़ी साहब कई फिल्मों में गाना गा चुके हैं, और उनका फेवरेट गाना आप सभी ने सुना है। आज ही की वो तारीख है 31 जुलाई 1980 की शाम, अचानक हार्ट अटैक हुआ, और फिर उन्होंने अपने दोस्त प्यारेलाल से कहा, तो अच्छा प्यारेलाल, मैं चलता हूँ। और शाम होते होते खबर आया कि रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। रफ़ी साहब को अपनी मौत का आगाज़ यानी अंदेशा हो गया था, और फिर रफ़ी साहब फिल्म संसार को छोड़कर चले गए, एक बड़ी यात्रा पर छोड़ गए अपने गायकी का यादों का कारवा। आज भी रफ़ी साहब को कोई भूल नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो गाना गाया आज भी अमर बना हुआ है। रफ़ी साहब ने जिस गाने को गाया, आज गायकी को एक नया सुरताज मिल गया। रफ़ी साहब के गाने कल भी बजते थे ऑल इंडिया रेडियो पर, आज भी बजते हैं। रफ़ी साहब कहीं गए नहीं, बल्कि आज उनकी यादें हैं। तो आज उनकी हम एक यानी कि 44वीं पुण्यतिथि पर उन्हें हम याद कर रहे हैं। रफ़ी साहब को चाहने वाले उनके फैंस आज भी हैं। 26,000 गाने उन्होंने रिकॉर्ड कराए थे, लेकिन कुछ सर्वे में ये कहा गया कि उन्होंने 7,000 या 5,000 गाने रिकॉर्ड कराए थे। आंकड़े चाहे कुछ भी हो, लेकिन रफ़ी साहब ने जो गाने रिकॉर्ड किए वो अमर बने हुए हैं। आज भी उनके गानों को अगर आप सुनते हैं तो आपका दिल दिमाग पूरी तरह तरोताज़ा हो जाता है। कुछ ऐसे गानों के बोल हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जिसको आपने अक्सर सुना होगा। फिल्म हम बात करें अब, फिल्म सूरज से शुरू करते हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, फिल्म सूरज का ये गाना आपने सुना होगा। फिल्म हकीकत का वो गाना अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा
जाने तन साथियों, ये गाना रफ़ी साहब ने गाया था फिल्म सिकंदर आज़म का। वो गाना मेरा देश है, यानी कि वो गाना आपने सुना होगा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा। ये गाना रफ़ी साहब ने गाया था। रफ़ी साहब ने देशभक्ति, कव्वाली, गज़ल और फिल्मी गीत अनेक भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। बात करें हम तो हिंदी हिंदी और भोजपुरी, उड़िया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली और कन्नड़, तेलुगु और अंग्रेज़ी, ये सभी भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। रफ़ी साहब को और गानों के गीत के हम बोल बताएं, फिल्म लोफर का वो गाना कैसे भूल सकते हैं, जब धर्मेंद्र को वो आवाज़ बने थे। वो गाना था आज मौसम बड़ा बेईमान है, कितना संजीदा तरीके से वो गीत गाए थे। और फिल्म मृत्यु यानी जीवन मृत्यु का गाना जितेंद्र पर फिल्माए गए, वो फिल्म जीवन मृत्यु, उस समय वो गाना गाए थे, आने से उसके आए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। राजेश खन्ना के भी कुछ हद तक आवाज़ बने थे, लेकिन उससे पहले राजेश खन्ना की आवाज़ किशोर कुमार बन गए थे। तो रफ़ी साहब आज भी उनको कोई नहीं भूल पाया। उनके कई ऐसे गाने हैं, सुपरहिट गाने हैं। हीर और रांझा का वो गाना कैसे भूल सकते हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, पगला कहीं का। इस फिल्म का गाना वो सबसे लोकप्रिय हुआ था। और आज भी रफ़ी साहब को हम याद करते हैं तो कहते हैं, तुम मुझे यूं ना भुला न पाओगे। रफ़ी साहब को क्रोध फिल्म में एक पुण्यतिथि के रूप में याद किया गया, और आज भी रफ़ी साहब को हम याद करते हैं। तो रफ़ी साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनको आज हम याद कर रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।